हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं वेक्टर एनालिसिस। हो सकता है हम बोलते बोलते थोड़ा सा तोतलाना शुरू कर दे, क्योंकि मेरे मुंह में हुआ है एक छाला, जिसके कारण से मेरे बोलने में थोड़ा सा तकलीफ़ होती है। तो हो सकता है कि लगे हुए सर तो तोतले बन गए, मतलब थोड़ा बोलने में भी प्रॉब्लम होता है, तो बेयर कर लीजिए। बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या सीखेंगे? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, फिर इसका प्रॉब्लम्स करेंगे और इसका प्रूफ हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। स्टेटमेंट देखो, इफ V इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस S एंड F वेक्टर इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन with continuous derivatives in V, then double integration over the surface S f vector dot n cap ds is equal to triple integration V divergence of f vector dV, where n cap is the outward drawn unit normal vector to S। इसको तुम इस तरह से समझ सकते हो। ये बोल रहा कि कोई भी एक वॉल्यूम ले लो, मतलब वॉल्यूम कैसे बनता है? कोई सरफेस से, जैसे एक गोला ले लो, फुटबॉल ले लो, फुटबॉल लिया, उसका बाहर का सरफेस क्या होगा? उसको तो हम एस बोलेंगे। ये क्या है? सरफेस है। ये पूरा का पूरा सरफेस अगर एनकैप्सुलेट कर देता है तो क्या बनेगा? एक वॉल्यूम बन गया अंदर का। समझ में आया? वॉल्यूम कैसे बनता है? कोई सरफेस को अगर चारों तरफ से एनकैप्सुलेट कर दे तो वॉल्यूम बनता है ना। क्यूबॉइड देखो, ये वॉल्यूम कैसे बना? ये वॉल्यूम, इसका कुछ लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, और ये इनकैप्सुलेट हुआ है सरफेस से। सामने वाला सरफेस, पीछे वाला सरफेस, लेफ्ट वाला सरफेस, राइट वाला सरफेस, ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस। बाहर का जो दिख रहा है वो तो सरफेस है। उसी तरह से फुटबॉल में बाहर का जो दिख रहा है वो तो सरफेस है, और वॉल्यूम मतलब पूरा अंदर का जो चीज़ है जो इनकैप्सुलेट किया हुआ है, ठीक है। इस सरफेस से अगर हम नॉर्मल बनाते हैं तो वो तो हम सीख चुके हैं कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहाँ होता है? जो सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। तो इस पॉइंट पे मान लो इसका परपेंडिकुलर ये है, हो सकता है इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ऊपर हो, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर इस साइड हो, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर इस साइड हो। तो वो तो डिपेंड करता है ना सरफेस का परपेंडिकुलर क्या है। समझ में आया? तो क्या बोला? इफ़ V इज़ द वॉल्यूम बाउंडेड बाय ए क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस से अगर एक वॉल्यूम बाउंडेड किया हुआ है, एंड F वेक्टर इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन विथ कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स इन V, और इसी वॉल्यूम में एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड है, साथ ही साथ उसका एक कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स भी वहाँ पे है, तो ये वाला रिलेशन वैलिड होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, हम लोग अगले लेक्चर में प्रूफ से सीखेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी इस तौर पे आपको ये चीज़ जानना है कि ये रिलेशन वैलिड होता है। इसी चीज़ को आप एक तरह से और भी बता सकते हो। इसी चीज़ को जो आप यहाँ पे डिफाइन किए हो ना, उसको इस तरह से भी लिख सकते हो। द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ वेक्टर ओवर अ क्लोज्ड सरफेस एस एनक्लोजिंग अ वॉल्यूम V इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ F टेकन ओवर द वॉल्यूम V। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको क्वेश्चन इसके बाद तो 3 तरीके से आ सकता है। पहला कि आपको बोल देगा अच्छा ठीक है डिफाइन कर दो, बता दो कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है क्या, वो बताने के लिए पूछेगा। दूसरा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे, इसका एप्लीकेशन। और तीसरा प्रूफ, मतलब कैसे हुआ है वो बता दो, बस और कुछ नहीं आता। तो ये पहला कैटेगरी का प्रॉब्लम है जिसमें आपको डेफिनेशन पूछेगा, तो आप ये करना, ये वाला डायग्राम बना देना जब ये मिटाई दिए, या तो इसको भी लिखना चाहो या इसको लिखना चाहो, दोनों एक ही चीज़ है, इससे आपको नंबर मिल जाएंगे। दूसरा जो प्रूफ है हमारा, वो हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे कैसे बनता है, तो वो प्रूफ भी इम्पॉर्टेंट है, प्रूफ को मिस मत करना। अब क्योंकि ये लिख चुके हो, तुमको बस यहाँ से ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये रिलेशन, इस रिलेशन से हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। समझ में? तो इसको आप अच्छे से नोट करिए, हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, देखो
if f vector is equal to ax I cap plus by j cap plus cz k cap, a b c इसमें constants है, then show that double integration s f vector dot n cap ds is equal to 4/3 pi into a plus b plus c, where s is the surface of a unit sphere. एक यूनिट स्फीयर है आपके पास. यूनिट स्फीयर जानते हो? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. इसका जो रेडियस है फॉर एग्जांपल ये 1 यूनिट का है, इसी को हम यूनिट स्फीयर बोल रहे हैं. ठीक है. स्फीयर का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू इसका जो रेडियस है, यहाँ पे बोला 1, बन गया. हम आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना सिखाए हैं. इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, मतलब इसका आपको सरफेस इंटीग्रल निकाल देना है ओवर द सरफेस ds, तो आप क्या करोगे, एक बार में तो आप नहीं कर सकते, इसका प्रोजेक्शन हाफ हाफ करके करना पड़ेगा, या प्रैक्टिस करिएगा. अभी हम लोग गॉस डाइवर्जेंस सीख रहे हैं, तो एक तरीका सीखते हैं, इसको हम लोग आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं. अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, बस वही लेंथी हो जाएगा. इसी को आसान करने के लिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अभी क्या सीखे हम लोग कि डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस s अगर हम करते हैं f वेक्टर डॉट n कैप ds, तो ये और कुछ नहीं वॉल्यूम इंटीग्रल मिलता है. डाइवर्जेंस, ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ना, डाइवर्जेंस अगर हम निकाल दिए इस वेक्टर फंक्शन का और dv, ठीक है, यही कैलकुलेट करना है. तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम तो ये भी बोल सकते हैं ये बराबर ये, अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो हमको तो ये मिल ही जाएगा. ये आसान है, बहुत ही आसान. कैसे? आपको वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया ना, तो डाइवर्जेंस निकालते हैं. डाइवर्जेंस का सिग्निफिकेंस क्या था, क्या बताए थे? कुछ ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ समथिंग, जैसे डेंसिटी है, रेट ऑफ डेंसिटी एग्जिट करता है किसी भी सरफेस से बाहर, किस रेट से आप एग्जिट कर रहे हो, तो वो बताता है. ठीक है ना. इसका मतलब कि आपको नेबुला करना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट इसके साथ. नेबुला क्या होता है? आई कैप डो डो एक्स, जे कैप डो डो वाई, के कैप डो डो जेड. इसका आपको डॉट प्रोडक्ट कर देना है एफ के साथ में. एफ क्या है? ये मतलब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ करो. आई का आई के साथ करोगे तो क्या होगा, ये वाला इधर चला गया, तो इसको हम लिख सकते हैं डो डो एक्स ऑफ ए एक्स. जे का जे के साथ, सो डो डो वाई ऑफ ए वाई. के का के साथ डो डो जेड ऑफ ए जेड. यहाँ पर आपको बोल दिया ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, तो निकाल लो सबको. सबको आप निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, ए डो डो एक्स ऑफ एक्स 1, क्या मिल गया ये, ए बी सी, सॉरी यहाँ पे बी है ना और यहाँ पे सी है. ठीक है, यहाँ पे आप बी करो, डो डो एक्स ऑफ एक्स 1, डो डो वाई ऑफ वाई 1, डो डो जेड ऑफ जेड 1. तो फाइनली हमको मिल गया ए प्लस बी प्लस, कोई दिक्कत है? ठीक है, ये मिल गया हमको. डाइवर्जेंस निकल गया इस चीज़ से. आपको डाइवर्जेंस के साथ डीवी को मल्टीप्लाई करना है. तो डीवी क्या होता है? डीवी मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड. ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड. यहाँ पे जब आप इसको पुट करोगे, ये पहला चीज़ आप ये नोट करके रखो, ये काम लगेगा. जैसा हमारा ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन में,
उस हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को रिफ्रेम करेंगे। तो dv का मतलब dx dy dz होता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम v dv करते हो तो ये क्या मिलेगा, ये तो फाइनली वॉल्यूम मिलेगा। तो ये और कुछ नहीं, आपको वॉल्यूम मिलेगा। क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा। अगर आपका कोई रेगुलर सरफेस है तो इसका डायरेक्ट वॉल्यूम क्या हो सकता है? अगर हम बोले कि इसका वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस हम a माने हैं तो a क्यूब करते हैं, r मानोगे तो r क्यूब करते हैं। 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, तो 4/3 पाई a क्यूब हो गया। परफेक्ट। यहाँ पे रेडियस कितना है? 1 यूनिट। तब इस केस में इसका वॉल्यूम क्या बोलोगे? ये और कुछ नहीं 4/3 पाई है। ठीक है। यहाँ पे आप जानते हो कि इसका आपको ये सेकेंड पार्ट फाइंड करना है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देखो, डाइवर्जेंस f के जगह पे क्या लिखेंगे? a + b + c। ठीक है। और यहाँ पे था हमारा क्या? dv। अरे समझ में? ये कांस्टेंट है ना, तो इसको बाहर भगाओ, a + b + c कांस्टेंट है, और इसको आप लिख सकते हो ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम v dv। ये क्या मिलेगा? पूरा पोर्शन वॉल्यूम मिलेगा। और वॉल्यूम हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया? 4/3 पाई। आ गया? ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम हम आज इसलिए उठाए ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें करते क्या है। आसान है। फिर से एक बार देख लो। क्वेश्चन बोला था कि शो करने के लिए इसके बराबर है। हम क्या किए? हम ये डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं किए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ लिए। ठीक है। क्वेश्चन में तो बोला नहीं कि यूज़ करो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, लेकिन आप ले सकते हो ना। अरे थ्योरम है तो स्टैंडर्ड है, तो आप क्यों नहीं फ़ायदा उठाओगे? क्यों आप जा करके उल्टा फिर लंबा प्रोसेस आप अप्लाई करोगे? अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि डोंट अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, हालांकि ऐसा नहीं बोला जाता, आपका प्रॉब्लम बोला जाता है और उसको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। तो आपकी जैसी मर्जी, आप जो आसान लगे आप वो सॉल्व करो, वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल वैसा नहीं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिए, हमको राइट हैंड साइड काफ़ी आसान लगा था, फ्रेम किए यहाँ पे अपना और सॉल्व कर लिया, बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, इवेलुएट करिए डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S, f वेक्टर डॉट n कैप ds, ये निकालना है हमको, वेयर f वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप माइनस yj कैप प्लस z² माइनस 1k कैप, एंड S इज द क्लोज्ड सरफेस बाउंडेड बाय z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1 एंड x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बोल दिया गॉस डाइवर्जेंस लेना ही लेना। सबसे पहले आप वो रीजन आइडेंटिफाई करिए कौन से वॉल्यूम पे आपको निकालना है। आपको बोला z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1, मतलब हमको तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये और कुछ नहीं, एक सिलेंडर जैसा है। पहचान पा रहे हो? तो इस तरह का कुछ है। इस दो लेंथ के बीच में आपको रेस्ट्रिक्ट करना है। ये मैंने रखा x, ये रखा y, मतलब ये जो प्लेन है हमारा, ये है आपका xy प्लेन है, ये z एक्सिस है। तो z एक्सिस बोला z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1, इसके बीच में आपको रखना है। और xy प्लेन पे इस तरह से, मतलब एक सर्कल बनेगा, ठीक है नहीं? इस प्लेन पे एक सर्कल बनेगा। जब आप इसको ऐसे करके खड़ा कर दोगे और z एक्सिस आपका ऐसे निकल रहा है, तब ये आपको क्या दिखेगा? सर्कल ही दिखेगा ना, वही चीज़ है। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या बोला? x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ऊपर का टॉप सरफेस या नीचे का बॉटम सरफेस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सर्कल ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो सरफेस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमको पता है कि x² प्लस y² इज इक्वल टू r² होता है, अगर ओरिजिन से पास कर रहा होता है। तो हाँ, हमको तो साफ साफ दिख रहा है कि इधर
एच और के भी दोनों ही 0 है, तो ऑरिजिन से ही एक सर्कल बनेगा कुछ इस तरह से। रेडियस भी हमको यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 2 स्क्वायर है, तो रेडियस हमको ये पता चल गया कि रेडियस और कुछ नहीं 2 है यहाँ पे। इतना सब कुछ आइडिया है आपके पास। और ये इसका पूरा वॉल्यूम जानते हो क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये तो वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसमें भी आप दो तरीके से बना सकते हो। या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एन कैप फाइंड करो, डी एस निकालो, प्रोजेक्शन वगैरह लेकर के सीखे हम लोग। इसी चीज़ को हम लोग गॉस डाइवर्जेंस से आसानी से बनाते हैं। गॉस डाइवर्जेंस क्या बोला? डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस अगर मुझे फाइंड करना है तो हम यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम वी निकाल सकते हैं। डाइवर्जेंस अगर कर दिए इस वेक्टर का विथ डी वी, तो यहाँ पे मेरे को डाइवर्जेंस चाहिए। ठीक है, निकालते हैं। डाइवर्जेंस निकालना है तो इसका मतलब नेबुला डॉट करना पड़ेगा मुझे। आई कैप डोडो एक्स, जे कैप डोडो वाई, के कैप डोडो जेड। ये नेबुला के लिए डॉट प्रोडक्ट करना है एफ के साथ। एक्स आई कैप, वाई जे कैप, के कैप। ठीक है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। तो आई का आई के साथ करेंगे 1, ये बन जाएगा डोडो एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, जे जे के साथ करोगे डोडो वाई ऑफ माइनस वाई करना है। प्लस डोडो जेड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 कर लो, ये बन जाएगा 1। और क्या बनेगा? ये बनेगा -1 और ये बन जाएगा 2z। कट गया 2z। तो डाइवर्जेंस हमको पता चल चुका है, ये और कुछ नहीं 2z है। इसको मिटाते हैं। तो हमको डाइवर्जेंस 2z पता चल चुका है। बैठा दें इसमें, तो यह और कुछ नहीं ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम v टू जेड डी। क्या हम इसको बाहर लेते हैं? बाहर नहीं जाएगा वो, अब यहाँ पे बाहर नहीं जाएगा। कांस्टेंट रहता तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, हम निकाल सकते थे, डायरेक्ट इसका वॉल्यूम फिट कर देते। लेकिन अब इस केस में हमको कुछ और करना पड़ेगा। z आपका वेरिएबल है तो इसको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बाकी और चीज़ों में। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 तो चला जाएगा बाहर, तो 2 को बाहर करो, ट्रिपल इंटीग्रेशन कर दीजिए वॉल्यूम v का, z रहने दीजिए और इसको आप dv कर देंगे। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे आपका z है तो आपको बहुत ही चतुराई से इसको प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि dv क्या है, ये और कुछ नहीं dx है, dy है, dz। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करके आप लिख सकते हो z dx dy और dz। समझ में आया? यहाँ पे क्या बोला था? क्लोज्ड सरफेस है जो कि बाउंडेड है किससे? इस वाले से, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0, और ये वाला जो आपका कर्व सरफेस है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे चीज़ें आपको थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा। कैसे?
सबका काम नहीं है तो हम हटा दे रहे हैं। अब सारा फोकस इधर देखो, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। 2 बाहर है, रहने दो। ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है ओवर द वॉल्यूम V, Z dx dy और dz, सब कुछ अभी भूल जाओ। चलो आ जाओ इधर, सरफेस पे थोड़ा फोकस करते हैं, इस वाले सरफेस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब ये वाला जो चीज़ है इसको बड़े ध्यान से, बहुत प्रेम से देखो। 2 रखो। अब यहाँ पे लिमिट्स, यही है क्रूशियल स्टेप। z है अंदर में, dx है, dy है, dz है। तो यहाँ तो हमको ये पता है कि x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम काम करते हैं, x को, अगर x को लिखना है y के टर्म्स में तो आप x को लिख सकते हो, y को लिखना है x के टर्म्स में तो आप वो भी लिख सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, x को y के टर्म्स में लिखते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस y²। आया समझ में? मतलब हम क्या कर रहे हैं, x का जो लिमिट है वो फंक्शंस के टर्म्स में डाल रहे हैं। हम एक स्ट्रिप ले लिया, आपको हम काफ़ी अच्छी तरह से सिखा चुके हैं कि अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हो तब इसमें जो x का लिमिट्स आएगा वो फंक्शन के टर्म्स में आएगा, और जो y का लिमिट आएगा वो ऐसे जाएगा। समझ रहे हो? मतलब हॉरिजॉन्टल है ये, इसको देखो ना गौर से। इसका रेडियस कहाँ से कहाँ तक है? रेडियस 2 है, तो इधर जब है इस साइड है, मतलब पॉजिटिव साइड में है। ये देखो y एक्सिस पॉजिटिव है तो इधर +2 होगा और पीछे के साइड -2 होगा कि नहीं? ये आपका x एक्सिस है, मतलब अरे x एक्सिस उधर गया है, देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इस तरह से ये प्लेन में है, ये प्लेन में है इस तरह से। तो ये रहा आपका x एक्सिस और ये रहा आपका y एक्सिस। समझा? और सर्कल कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब समझ में आ रहा है क्या है ये? वही चीज़ है। तो इसका बताओ कि अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिए हैं तो इसका y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा मुन्ने? क्या तो बोलोगे सर +2 से -2। अगर आप इधर से करा रहे हो या उधर से करा रहे हो, जिधर से भी कराओ, तो अगर इसको आप पॉजिटिव माने हो और इसको अगर आप नेगेटिव y माने हो, पीछे वाले को आप नेगेटिव माने हो, तब बोलोगे। और ट्रैवल आप करा रहे हो ऐसे, ठीक है, तो आप प्लस से माइनस जाओगे, उधर से ऐसे जा रहे हो तो माइनस से प्लस जाओगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ले लेते हैं इसका लिमिट -2 से लेकर के, तो आपका y का जो लिमिट है ये आपका -2 से लेकर के +2 तक है, ठीक है। और x का जो लिमिट है वो फंक्शन है, तो इसको बोल सकते हो -√4 - y² से लेकर के √4 - y² तक, माइनस से लेके प्लस तक। अब हमको दिख रहा है x का जो है ना फंक्शन के टर्म्स में, x का जो लिमिट है वो फंक्शन के टर्म्स में, तो बेटर है सबसे पहले उसी को लिखना। तो हमें x का लिमिट लिख रहे हैं, किसका लिख रहे हैं? x का। क्या लिखेंगे? -√4 उसको फिर से थोड़ा सा देख लो। z इज इक्वल टू 0 से लेके z इज इक्वल टू 1 तक जाना है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि dv को लिखना पड़ेगा dx dy dz के टर्म्स में, ठीक है।
सर्कल बनेगा ना उधर, उस प्लेन में जाओ, ऊपर से देखो। तो हम बोल नहीं पा रहे, हमको दिक्कत हो रहा है। ऐसे इस सरफेस को जब इस तरह से खड़ा करोगे तो ऐसे दिखेगा ना। यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लो, क्या बोलोगे, लिमिट? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जब लिए हो तो x का लिमिट फंक्शन के टर्म्स में होगा, और हमको पता है कि x को आप क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाला इधर प्लस वाला इधर, ये हो गया। ये भी हो गया, ये x का लिमिट है। y का लिमिट क्या बताओगे, बताओ? रेडियस कितना था, 2 यूनिट्स, तो ऑरिजिन से इधर आओगे तो +2 -2, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम इधर नेगेटिव लेते हैं, तो -2 से लेके +2। तो हमको ये पता चल गया कि x का जो लिमिट है वो ये है, y का लिमिट है -2 से 2, और z का लिमिट तो हमको पता है 0 से 1। बस सबको डाल देते हैं। 2 कांस्टेंट है, बाहर फेंको। लिमिट डालना ही इंपॉर्टेंट है। z को z रहने दो, dv की जगह हमको लिखना पड़ेगा dx, dy और dz, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये पता है कि x का जो लिमिट है वो फंक्शन के टर्म्स में है, तो समझदारी यही है कि हम पहले x का लिमिट डाल दें। मतलब -√4 माइनस वाई स्क्वायर से √4 माइनस वाई स्क्वायर तक डाल दी। ये x का लिमिट है। y का लिमिट -2 से लेके 2 तक डाल दो, और z का लिमिट 0 से लेकर के 1 तक डाल दो। कोई दिक्कत है? अब हमको ये पता है कि यहाँ पे x का लिमिट है, तो इसलिए हम सबसे पहले x dx लिखेंगे। ये y का लिमिट है, इसलिए फिर dy लिखेंगे। ये z का लिमिट है, इसलिए हम इसको dz लिखेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, तो z तो कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो एक काम करो, 2 को रखो बाहर, 0 से 1 रहने दो, -2 से 2 भी रहने दो, और इसको इधर लेते हो। इसको आप इंटीग्रेट करो, dx को इंटीग्रेट करो, कहाँ से कहाँ, √4 माइनस वाई स्क्वायर से 4 माइनस वाई स्क्वायर तक। उसके बाद फिर आपको y के रेस्पेक्ट में करना है, फिर z के रेस्पेक्ट में करना है। जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, x, तो इसको आप लिखोगे 2 बाहर रखो, यहाँ रहेगा 0 से लेके 1, फिर इंटीग्रेट करिए -2 से लेके 2, z को z रहने दो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x, इस पे लिमिट पुट करना है हमको, -4 माइनस वाई स्क्वायर से लेकर के 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर dy करना है और dz करना है। 2 को बाहर रहने दो, 0 से 1 हो गया, इसको -2 से लेकर 2 तक रहने दो, z को बाहर ही रखो। अभी इसको जब लिमिट डालोगे तो क्या होगा, दिस माइनस ऑफ दिस, मतलब प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया ना, 2 टाइम्स 4 माइनस वाई स्क्वायर, 2 टाइम्स √4 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। इसको आप y के रेस्पेक्ट में करना है, फिर z के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे आपको देख के लग रहा है कि यह क्या है, 2 2 ज़ा 4, तो बाहर फेंको, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। अब सुनो, हमको ये पता है कि कोई अगर इवन फंक्शन होता है, f ऑफ x का इंटीग्रेशन अगर करना है -a से a, अगर इवन फंक्शन होता है तब तो ये 0 हो जाता है। सॉरी, ऑड फंक्शन होता है तब तो ये 0 हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो तुमको यहाँ पे बोल दिया x² करने के लिए dx, तब क्या हो जाएगा, ये x³/3 आया, -a से a हो गया। अब इसको पुट करोगे तो क्या होगा, a³/3, फिर माइनस ऑफ
-a³/3 मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। तो जब इवन फंक्शन होता है तो वो 2 टाइम्स हो जाता है, और ऑड फंक्शन जब होता है तब 0 हो जाता है। तो ये कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो यहाँ पे हम -2 से 2 को भगा के क्या हम 0 से लेकर 2 तक ऐसा नहीं कर सकते, और 2 टाइम्स कर सकते हैं ना। तो 2 टाइम्स जब करेंगे तो बाहर में कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। समझ रहे हो? ये बन जाएगा 4 - y² और dy/dz। अब सवाल उठता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, उसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। आप सब्स्टिट्यूशन करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा करके इसको वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो हम अलग से लिखा रहे हैं, इसको याद रखना। इंटीग्रेशन √(a² - x² dx। बहुत काम लगेगा, अलग अलग जगह काम लगता है। तो ये होता है x/2 √(a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। और क्योंकि ये इनडेफिनिट है तो इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करते हैं। डालो 4 माइनस, अगर ये 4 ये वाला चीज़ हमको फाइंड करना है तो यहाँ पे a² के जगह क्या लिखेंगे? 2² -y² dy, ये फाइंड करना है हमको। तो y/2 हो जाएगा 2² - y² प्लस 2²/2 साइन इनवर्स y/2, ये मिलेगा। लिमिट पुट करना है आपको 0 से लेके 2, तो इसमें डाल दो 0 से 2। डाले क्या होगा? देखो पहले 2 डाल रहे हैं, 2 डालेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2² मतलब ये वाला पूरा टर्म गायब, 0, तो ये 0 हो गया। प्लस अगर यहाँ पे हम इसको डालें 2/2 मतलब 1, साइन इनवर्स 1 करेंगे तो π/2 आएगा, और ये कट जाएगा। क्या मिला? 2 × π/2, ठीक है। जब हम 2 डालें फिर माइनस 0 डालो, तो जब 0 डालोगे तो ये पूरा टर्म गायब, और जब इधर 0 डालोगे तो ये भी टर्म गायब। बच गया क्या? पाई। मतलब आप अगर 0 से 2 तक इंटीग्रेट करते हो इस वाले टर्म को, तब ये आपको मिलता है पाई। कितना हो गया? देखो यहाँ z था, z रहने दो, 8 है इधर। इंटीग्रेशन करना है हमको 0 से लेके 1। ये जो आपने सॉल्व किया इसका आंसर आ गया है आपको पाई, ठीक है। तो z है बाहर में, सॉरी z है आपका यहाँ, ये आ गया पाई। इसको इंटीग्रेट करना है आपको z के रेस्पेक्ट में, ये तो बचेगा ना, ये तो बन गया पाई। 0 से 1 z के जगह z रहेगा, इसका आंसर है पाई, तो लिख दिया पाई। करो इंटीग्रेट, 8 पाई चलाया बाहर, z का इंटीग्रेशन करोगे dz के रेस्पेक्ट में कितना होगा? z²/2। लिमिट पुट करो 0 से 1, ये हमको पता ही है और कुछ नहीं, 1/2 होता है। तो 8 पाई × 1/2 अगर हम करेंगे 4 पाई मिलेगा। समझ में आया? क्या सीखे नया? नया तो हम ज़्यादा कुछ नहीं सीखे, नया हम बस वही सीखें कि सरफेस को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लिमिट्स कैसे लेते हैं, यही है चैलेंज। आप लिमिट्स को सजाना आना चाहिए आपको। इस तरह से अगर आप सजा लेते हो, फाइंड कर लेते हो, तो और कुछ भी नहीं है, एलिमेंट्री कैलकुलस की तरह है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। जैसे आपको पता है कि मेरा टीचिंग स्टाइल अलग है थोड़ा, एक स्ट्रेच में नहीं करते चीज़ों को, और करना भी नहीं चाहिए। अभी सबसे पहले हम लोग वेक्टर एनालिसिस कोर्स ख़त्म करेंगे, ठीक है। बाकी कोर्स चलते रहेंगे। ख़त्म करके जो एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, लेवल में जाना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट हम चल गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फ्रस्ट्रेशन हो जाओगे, मर जाओगे। बिना पढ़े, बिना सोचे समझे अगर चल गए वहाँ पे सॉल्व करने के लिए, मर जाओगे, नहीं होगा। वैसे 3 स्टेजेस में जाना है आपको। पहले बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस,
जितने आसान से आसान क्वेश्चंस आप बना सकते हो उतना बनाओ, सॉल्व एग्जाम्पल्स। अगला लेवल थोड़ा मीडियम लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, खुद से अटेम्प्ट करो, देखो खुद से आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, मैच करो, मिलाओ। थर्ड लेवल पे आपको जा करके एडवांस लेवल का प्रॉब्लम करना है। अगर आप पहले अटेम्प्ट में जा करके थर्ड लेवल का प्रॉब्लम करोगे, हम बता देते क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, कुछ नहीं बनेगा उससे। फिर बोलोगे कि सर ने जो पढ़ाया सब व्यर्थ है, हमने जो पढ़ा सब व्यर्थ है, हमसे ना हो पाएगा, छोड़ देंगे, सरेंडर कर दोगे, भाग जाओ। वैसे नहीं करना है, तरीका बता रहे हैं ना कैसे करना है, बेसिक, मीडियम, तब एडवांस्ड। एक स्ट्रेच में आप पूरा तरह से सिलेबस पूरा कवर करो, सब कुछ। उसके बाद जब आपका पूरा बन जाएगा तब फिर आप एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स को करना, ठीक है। तो इसमें हम लोग गॉस डाइवर्जेंस प्रॉब्लम सीखे, उसका स्टेटमेंट देखे, अगले लेक्चर में हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ जाने से पहले ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं हमारी, ग्रीन्स आइडेंटिटीज़, वो हम आपको लिख के दे रहे हैं, वो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि उसमें उसका प्रूफ्स वगैरह उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप वो रिलेशंस या आइडेंटिटीज़ आपको रटे हुए होने चाहिए ताकि आप प्रॉब्लम्स को ईजिली कर पाओ। और अगर प्रूफ भी आ गया तो वो भी कर सकते हो, ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं कर पाओगे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल थ्योरम्स हैं, उसको नोट करो। पहला ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी थ्योरम, फर्स्ट आइडेंटिटी या फिर थ्योरम। ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन V, फाई नेबुला स्क्वायर साई प्लस नेबुला फाई डॉट नेबुला साई dv is equal to double integration over the surface S phi nebula psi dot ds। ये रहा आपका पहला ग्रीन्स आइडेंटिटी या फिर थ्योरम। दूसरा ग्रीन्स सेकेंड आइडेंटिटी, और इसी को बोला जाता है सिमेट्रिकल थ्योरम। सिमेट्रिकल थ्योरम जैसा हम छाप रहे हैं वैसे छाप लीजिए, खा जाइए इसको। ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम V, फाई नेबुला स्क्वायर साई माइनस साई नेबुला स्क्वायर फाई dv is equal to double integration over the surface S phi nebula psi minus psi nebula phi ds। थर्ड nebula cross a vector dv double integration S n cap cross a vector ds closed integration over the surface C phi dv is equal to double integration over the surface S n cap cross nebula phi ds double integration S ds vector क्रॉस नेबुला फाई। ये वाला नोट करिए, एक आखिरी बचा है।
सॉरी, नंबर 5, लेट psi represent either a vector or a scalar function according to the symbol, according to the symbol छोटा सर्कल denotes a dot or cross product or an ordinary multiplication then ट्रिपल इंटीग्रेशन नेबुला छोटा सर्कल साई डी वी इज इक्वल टू एन कैप छोटा सर्कल साई डी एस वेक्टर छोटा सर्कल साई closed integration over the surface C, over the curved surface, over curved line C, dr vector equals to वैसे एक किताब में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी लिखाना फ़र्ज था, लिखा दिया। 5 बुलेट नंबर्स हम आपको लिखवाएं, इसमें अच्छे से याद करिएगा इसको। प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ही रिगोरसली काम आएगा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। अगले लेक्चर में हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। फिर उसके अगले लेक्चर में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, जो आपका प्रॉब्लम होता है ना कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे सॉल्व करेंगे, सिलिंड्रिकल में कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब उसमें हम लोग सीखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।